एक टाइम था जब यस बैंक हर दूसरे टीवी एड में दिखाई देता था। इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, ट्रस्टवर्दी लीडरशिप, बैंकिंग का फ्यूचर, ऐसे टैगलाइन हर जगह छाए हुए थे। लेकिन फिर 2020 में सब कुछ क्रैश हो गया। एक स्कैम सामने आया 20,000 करोड़ का, और जिसका मास्टरमाइंड था वही सीईओ जिसको मीडिया बैंकिंग जीनियस कहकर पुकारती थी, जिसका नाम था राणा कपूर। आज हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे यस बैंक स्कैम का, प्रूफ्स के साथ, टाइमलाइन के साथ और बिना किसी डर के। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई, जब राणा कपूर और उनके रिश्तेदार अशोक कपूर ने इस प्राइवेट सेक्टर बैंक की ठान ली। बैंक ने शुरुआत में अपने आप को एक फास्ट ग्रोथ इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश किया। इतने कम समय में यस बैंक 2,09,000 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स और 18,000 एम्प्लॉइज का बड़ा नेटवर्क बन गया था। यस बैंक की ग्रोथ के पीछे थी उसकी एग्रेसिव लेंडिंग स्ट्रैटेजी। बैंक ने उचित रिस्क के बोरोवर्स को भी बड़े इंटरेस्ट पर लोन्स देना शुरू किया। आरबीआई के ऑडिट रिपोर्ट्स में भी गवर्नेंस इश्यूज और गलत एसेट क्लासिफिकेशन पर सवाल उठाए गए, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुलकर एक्सेप्ट किया। रिस्क भरे लोन्स देने की आदत और एसेट्स को ठीक से क्लासिफाई न करने जैसी प्रॉब्लम्स। यूबीएस जैसे एनालिस्ट्स ने 2015 में फ्लैग किया कि यस बैंक की तेजी से बढ़ती लोन बुक में स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स ज्यादा थे। बैंक ने काफी अनसिक्योर्ड लोन्स दिए। कुछ नाम हैं डेवन हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, कैफे कॉफी डे, अनिल अंबानी की रिलायंस, एसएल ग्रुप जैसे फर्म्स जो बाद में डिफॉल्ट कर गए। गलत बिजनेस प्लानिंग और प्रॉफिट चेस में यस बैंक ने एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स छुपाए। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में पता चला कि यस बैंक ने 2016-17 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 6,355 करोड़ कम दिखाया था। एक्चुअल से 3 गुना ज्यादा स्ट्रेस था। मतलब बैंक के शेयर होल्डर्स और रेगुलेटर्स से सच्चाई छुपी हुई थी। इन रेड फ्लैग्स के बावजूद राणा कपूर ने हाई रिस्क लेंडिंग बंद नहीं की, जिसे आरबीआई ने 2018 में नोटिस किया और कपूर को जनवरी 2019 तक सीएओ बदलने का हुक्म दिया। तब तक लोन बुक में इंपेयरमेंट बहुत बढ़ चुका था। जब इन रिस्की लोन्स लीक हुआ तो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इन्वेस्टिगेट किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यस बैंक का टोटल एक्सपोजर 2,25,000 करोड़ था, जिसमें 42,000 करोड़ के लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एस्टीमेट है कि इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में से लगभग 20,000 करोड़ राणा कपूर के डायरेक्ट ऑर्डर पर दिए गए थे। ये लोन्स कुछ उन कॉर्पोरेट हाउसेस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को दी गई जो सामान्य गाइडलाइंस तोड़ के सैंक्शन हुई थी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी DHFL वाली डील पे है। ईडी ने देखा कि यस बैंक ने DHFL को 3,700 करोड़ के बॉन्ड्स दिए और फिर DHFL ने वही पैसे 600 करोड़ कपूर की फैमिली फॉर्म DOIT अर्बन वेंचर्स को एक इन्वेस्टमेंट के नाम पे दिए। रेगुलेटर्स के हिसाब से ये एक क्लियर कट किकबैक था। ईडी ने शेल कंपनीज का जाल भी पकड़ा और कपूर की फैमिली ने ब्लैक मनी को फिल्टर करके एसेट्स में लगाया, जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट्स, आर्ट वर्क जो 2,000 करोड़ के हैं। ये सारी डिटेल्स अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में एविडेंस हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आरबीआई ने राणा कपूर की सीईओ वाली पोजीशन का कार्यकाल खुद छोटा कर दिया, लेकिन जब बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने लगे तो रेगुलेटरी एक्शन बहुत देर से लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार के 5 साल में यस बैंक का लोन बुक 55,000 से 2,41,000 करोड़ हो गया, लगभग 5 गुना, और आरबीआई की रोक के बावजूद भी बैंक को सपोर्ट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ डिपॉजिट किया था। जब यस बैंक की खबर अखबारों में छाई तो सरकारी संगठन भी हिल गए। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मार्च 2020 में राणा कपूर को PML मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अरेस्ट किया। उन्होंने कपूर से 15 घंटे तक पूछताछ की और चार्जशीट तैयार की, जिसमें DHFL की 600 करोड़ की किकबैक डिटेल है। ईडी ने चार्जशीट में लिखा कि ये लोन और रिश्वत का चक्कर पूरे कॉन्स्पिरेसी के रूप में हुआ। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भी अपनी ही केस फाइल करने वाला था। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स में आया कि ईडी ने अपनी फाइंडिंग्स CBI के साथ शेयर की और CBI भी यस बैंक के स्कैम में हाथ लगा चुका था। इस केस में सेबी भी घुस गई थी। 2023 में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि सेबी देख रहा है कि क्या निप्पॉन MF ने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स लेकर कुछ डील की हो।
अगस्त 2024 में सेबी ने निश्चित ऑफिसर्स निप्पॉन MFK को शो कॉज नोटिस भेजा, जिसमें राणा कपूर और अंबानी भाई नाम शामिल था। कांग्रेसिस्ट ने कहा कि कपूर बीजेपी के करीब था। उदाहरण के तौर पर सुरजेवाला ने पॉइंट आउट किया कि यस बैंक का लोन बुक मोदी सरकार के 5 साल में 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया और हरियाणा बीजेपी सरकार ने बैंक में 1000 करोड़ डिपॉजिट किया जब बैंक की हालत खराब हो रही। उनका मतलब था कि बीजेपी ने जानकारी होने के बाद भी पैसा डाला। क्या यह नेपोटिज्म था? दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेसिस्ट पर अटैक किया कि राणा कपूर ने कांग्रेस लीडर्स प्रियंका गांधी परिवार के लिए फंड रेजिंग में डील की थी। कपूर ने कुछ बताया था कि उन्होंने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में राजीव गांधी की पेंटिंग खरीदी थी, जिसका पैसा सोनिया गांधी के ट्रीटमेंट के लिए दे दिया गया और कांग्रेस ने इसका जवाब दिया कि यह प्योरली पॉलिटिकल वेंडेटा है और कपूर खुद झूठ बोल रहा है। इसमें से सच्चाई क्या है, शायद ही कभी सामने आए। बैंकिंग क्राइसिस बढ़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने पूरी हालात संभाल ली। 5 मार्च 2020 को RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45 के तहत येस बैंक को मोरेटोरियम में डाल दिया। इसका मतलब था कि 30 दिन के लिए विड्रॉल 50,000 प्रति महीने पर अकाउंट तक सीमित कर दी गई। साथ ही येस बैंक का बोर्ड सुपरसीड कर दिया गया और RBI ने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया। यह स्टेप डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट बचाने के लिए था जब येस बैंक का कैपिटल पोजीशन डेंजर जोन में गिर गया था। गवर्नमेंट का रेस्क्यू प्लान, फिर सरकार ने तुरंत एक रैपिड रेस्क्यू प्लान अप्रूव किया। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड पार्टनर बैंक बनी। SBI ने 7,250 करोड़ लगाकर येस बैंक का 49% स्टेक खरीद लिया। 10 रुपए प्रति शेयर पर। HDFC ने 1,000 करोड़ और ICICI ने 1,000 करोड़ और एक्सिस बैंक ने 600 करोड़ और कोटक ने 500 करोड़ डाला और LIC कंसिडर कर रहा था। रिकंस्ट्रक्शन प्लान के तहत SBI का स्टेक 45.7% हो गया था। ICICI और HDFC का 6.3% हो गया। एक्सिस और कोटक का 3.5% हुआ। इस तरह यस बैंक को टेक्निकली फेल होने से रोका गया, लेकिन बैंक प्रैक्टिकली अपने ओल्ड मैनेजमेंट से हट गया। एक नया बोर्ड बना, प्रशांत कुमार MD CEO बने और SBI जैसे बड़े बैंक के एंकर इन्वेस्टर की भूमिका निभाई। ये कोलैप्स का मेजर टर्निंग पॉइंट था। यस बैंक के फेल होने से आम जनता पर भी बहुत असर पड़ा। RBI के मोरेटोरियम लगते ही बहुत लोग परेशान हो गए। हर अकाउंट से सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल सकते थे। टाइम्स की रिपोर्ट में आया कि अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच डिपॉजिटर्स ने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए। जब बैंक की खबरें फैलने लगी, इन्वेस्टर्स की नजर से देखें तो यस बैंक के शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स की हालत और भी बुरी थी। बैंक का स्टॉक एक समय पर 350 रुपए से लगभग 0 तक गिर गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने में यस बैंक का शेयर 85% गिर चुका था। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड होल्डर्स के पॉकेट्स पर बहुत बुरा असर आया। यस बैंक स्कैम से कुछ बड़ी सीख मिलती है। प्रमोटर्स के बीच अगर आपसी लड़ाई हो तो वो कंपनी के लिए खतरे की घंटी होती है। यस बैंक में भी ऐसा हुआ। राणा कपूर और अशोक कपूर के परिवारों में झगड़ा था। जब कंपनी के बोर्ड में ही झगड़ा देखे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अच्छी गवर्नेंस यानी साफ और ईमानदार तरीके से कंपनी चलाना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स। जब एक कंपनी अपने नंबरों को ठीक से रिपोर्ट नहीं करती, जैसे यस बैंक ने 2016-17 में 6,355 करोड़ रुपए के NPA छुपा लिए, तो समझ जाइए गड़बड़ है। इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ स्टॉक प्राइस न देखें, रेगुलेटरी नोटिसेस और ऑडिट रिपोर्ट्स भी पढ़ें। चेक द फैक्ट्स, डोंट जस्ट बाय एंड होल्ड। कई लोग सोचते हैं लॉन्ग टर्म है, छोड़ दो, मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन ये सोच हमेशा सही नहीं होती। यस बैंक के इन्वेस्टर्स ने भी यही किया और 6 महीनों में स्टॉक 85% गिर गया। रिस्क रिटर्न को समझो। हाई रिटर्न्स का लालच हर किसी को होता है, लेकिन उससे पहले रिस्क को समझो। अगर कोई बैंक या स्कीम अग्रेसिवली ग्रोथ दिखा रही है तो ये पूछना जरूरी है कि क्या ये सच में सस्टेनेबल है। रेगुलेटर को फॉलो करो। अगर RBI या सेबी किसी पर सवाल उठा रहे हैं तो वो कोई गॉसिप नहीं है, वो वार्निंग है। जैसे 2018 में RBI ने राणा कपूर को हटाने के लिए कहा था, वो एक क्लियर रेड फ्लैग था। वो इन्वेस्टर्स को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। न्यूज, सर्कुलर्स और रेगुलेटरी एक्शन को इग्नोर करना मतलब खुद अपने पैसों से खिलवाड़ करना। तो दोस्तों, यस बैंक का केस बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। एक प्राइवेट बैंक जिस पर देश भरोसा करता था, वो ऐसे कोलैप्स हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी और सुधार कितनी इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको लगता है कि ऐसे स्कैम्स को सामने लाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी ब्लाइंडली किसी एक्सपर्ट पर भरोसा किया हो, और सब्सक्राइब करो चैनल को क्योंकि यहां हम सिर्फ सच लाते हैं। जय हिंद।